हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज हम बात करेंगे 27 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है उसने अपनी 64 जो स्थापना दिवस मना रहा है वो कब मनाई है। तो उसका जो राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1962 को उसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। हुआ क्या है रिसेंटली, आईटीबीपी ने वर्ष 2025 में अपना 64 जो राइजिंग डे मना रही है। इस फोर्स की जो स्थापना हुई थी वो इंडो चाइना वॉर के बाद हुई थी और इसका मुख्य कार्य क्या है इस फोर्स का, भारत और तिब्बत मतलब चीन की जो सीमा है उसकी सुरक्षा और मतलब प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देना। इसकी जो कब बनी थी ये 24 अक्टूबर 1962 को। जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है, परवीर कुमार। और जो हेडक्वार्टर है एटीबीपी का वो नई दिल्ली इंडिया में है। जो मिनिस्ट्री इसको चलाती है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और गृह मंत्रालय द्वारा। और आईटीबीपी भारत की एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय मूल के एक इतिहासकार हैं जिनका नाम सुनील अमृत है। उनको अभी एक किस कृति के लिए 2025 में ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो जिसका राइट आंसर है द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर से सम्मान बुक की वजह से उनको ये सम्मान मिला है। हुआ क्या है, सुनील अमृत जो है 2025 में ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनको एक किताब की वजह से दिया गया है जिस किताब का नाम क्या है, द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर के लिए उन्हें दिया गया है। इस किताब में उन्होंने पृथ्वी जो है, धरती जो है, उसके पिछले 500 वर्षों का पर्यावरण इतिहास के बारे में उन्होंने विश्लेषण किया है। सुनील अमृत है कौन, ये भारतीय मूल एक इंडियन ओरिजिन इतिहासकार हैं और यह प्रेस्टिजियस जो लिटरेसी जो अवार्ड है इनको दिया गया है। इसे ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस के क्षेत्र में दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शनल बुक को दिया जाता है। इसकी जो ऑर्गेनाइज़र हैं, किसके बात कर रहे हैं हम, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ के, तो वो ब्रिटिश एकेडमी है जिसकी स्थापना 2013 में हुई है। और जो अमाउंट दी जाती है इसमें 29,23,220 रुपये इसमें दी जाती है। और उसके साथ साथ द ब्रिटिश एकेडमी के बारे में, ये एक यूके की नेशनल एकेडमी है जो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के क्षेत्र में कार्य करती है, जिसकी फॉर्मेशन जो स्थापना हुई है 1902 में हुई है और जो उसका मुख्यालय है वो लंदन इंग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक और बुक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। एक बुक लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला के द्वारा ये बुक लिखी गई है। उन्होंने इसमें बुक में क्या किया है, जो आपको एक चीज़ या ये भी याद रखनी है, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है। यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जो रिटायर हो चुके हैं उनके द्वारा लिखी गई है। इस किताब में उन्होंने क्या बताया है, भारत की सिक्योरिटी और नेशनल पावर को मजबूत करना और उनके लिए सिविल और मिलिट्री संस्थाओं को साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस बुक के अंदर उन्होंने बताया है। आप लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला हैं कौन, वो इंडियन जो आर्मी है उनके एक रिटायर्ड जनरल हैं और उसके साथ साथ वो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के भी मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में एशिया युवा खेलों एशियन जो यूथ गेम्स का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है। उसका जो राइट आंसर है बहरीन के अंदर उसका आयोजन किया जा रहा है। तो कब किया जाएगा इसका आयोजन, तो 2025 एशियन यूथ गेम का जो आयोजन है 22 से 31 अक्टूबर तक बहरीन में किया जाएगा। जो ये आयोजन हो रहा है इसका ये थर्ड एडिशन है। इससे पहले ये आयोजन 2013 में किया गया था। इसके बाद इसमें जो है 8,000 एथलेटिक्स और 272 मतलब 272 से ज़्यादा इवेंट्स होंगे। अब एशियन यूथ गेम्स के बारे में जानते हैं। ये एक एशिया के खिलाड़ियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। इसमें एशियन गेम के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है और ये जो इन खेलों का जो आयोजन है वो हर 4 साल में किया जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइज़र कौन है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। और फर्स्ट इवेंट 2009 में हुआ था, एशियन यूथ गेम सिंगापुर में ये आयोजित किया गया था।
अब बात करते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ये है क्या? यह एशिया के में खेलों के लिए एक गवर्निंग बॉडी है जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1982 में हुई थी, जो उसका हेडक्वार्टर है कुवैत है। और कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर? 45 नेशनल ओलंपिक कमेटीज़ हैं इसके अंदर मेंबरशिप में, और जो प्रेसिडेंट हैं वो रणधीर सिंह हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही यूटान के जो है UNCTAD के जो 16 जो अभी सबमिट होगा वो हाल में ही कहाँ पर होगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका जो है कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब क्वेश्चन ये है, होगा क्या यहाँ पर? 20 से 23 जो अक्टूबर है ये कॉन्फ्रेंस स्विट्ज़रलैंड में की गई है, और इस कॉन्फ्रेंस में न्यू सेल्विया फॉर्म्स ऑन डिबेट की शुरुआत की गई। अब क्वेश्चन ये है कि न्यू सेल्विया फॉर्म्स ऑन अ डिबेट का मतलब क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है। अब क्वेश्चन ये है कि किसी देश पे कर्जा ले रखा है या फिर उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, उस या फिर बहुत सारे देश हैं जिनके ऊपर बहुत कर्जा चल रहा है, और तो वो उस प्लेटफॉर्म पे वो सब अपना जो विचार है वो उस पर साझा करते हैं। दैट इज कॉल्ड न्यू सेलेविया फॉर्म ऑन अ डिबेट। उद्देश्य क्या है? जो कर्जदार देश हैं जैसे पाकिस्तान है और कर्जा देने वाले देश हैं, उसको अमेरिका कर्जा दे रहा है, वो देशों जो है वो एक साझा मंच पर लाना इसका जो है प्लेटफॉर्म है। तो यूनाइट जो 16 कॉन्फ्रेंस की डिटेल अब हम जानते हैं, ये कहाँ हुई है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई है। कब हुई है? 20 से 23 अक्टूबर 2025 को। क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? दुनिया की जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रेड को बढ़ाना। थीम क्या थी? शेपिंग द फ्यूचर, ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यूनिटैड है क्या? यह है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस गवर्नेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1964 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और जो वहाँ के जो महासचिव हैं वो है रेकबा ग्रेनोस्पेन कोस्टा रिका से। उसके बाद कुछ और भी कॉन्फ्रेंस हुई हैं रिसेंटली, उनको भी देख लेते हैं। 51 जो G7 सबमिट हुई है 2025 कनाडा, G20 सबमिट 2025 साउथ अफ्रीका, G20 सबमिट 2026 मियामी USA में, और उसके बाद 17 जो ब्रिक्स सबमिट 2025 है ब्राज़ील में हुई है, जिसमें नए सदस्य जुड़े हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE और इंडोनेशिया जो है वो 10th मेंबर है। उसके साथ साथ जो 18 ब्रिक्स समिट 2026 जो होगा वो इंडिया में होगा। क्वाड समिट 2025 इंडिया। 46 एशियन जो समिट 2025 कुलालमपुर मलेशिया में। SCO समिट 2025 तियानजिन चाइना में। नाटो समिट जो है द ह्यूग नीदरलैंड में। 6 बिम्स्टेक समिट 2025 बैंकॉक थाईलैंड में, और अगला कहाँ पर होगा? बांग्लादेश में। COP 30 जो है 2025 ब्राज़ील में। COP 29 2024 जो है बाकू जिर्गिस्तान में। इंटरपोल की जो गवर्नेंस कमेटी है वो UAE में अभी हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश में 30 दिनों का आपातकाल मतलब स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित की गई है? तो उसका जो राइट आंसर है वो हाल में ही पेरू के अंदर ये की गई है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि पेरू की जो राजधानी है लीमा में 30 दिन की इमरजेंसी घोषित की गई है। यह आपातकाल जो है वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जोस जेरी द्वारा लगाई गई है। इस इमरजेंसी का उद्देश्य लीमा में बढ़ती हुई जो वायलेंस है, जो हिंसक घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया है। अब हुआ क्या है वहाँ पे? लीमा में वायलेंस की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, पब्लिक प्लेस पर डेथ और वायलेंस तो बिल्कुल आम हो चुकी है। पिछली सरकार इस स्थिति को रोकने में विफल हुई है, जिसके कारण वो गिर गई थी। इसलिए जो इंटरिम है प्रेसिडेंट जो है वहाँ के जोस जेरी, उन्होंने 30 दिन की आपातकालीन स्थिति को लागू किया है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गंगा नदी पर निर्मित भारत के जो पहले ग्लास सस्पेंशन ब्रिज का नाम क्या है? तो उसका नाम है बजरंग सेतु, नाम से इसको रखा गया है। उसके साथ साथ कुछ और जो पुल हैं उनके बारे में
डिस्कस करते हैं जो सुर्खियों में रहे हैं। भारत का जो सबसे लंबा डबल डेकर जो पुल है वो नागपुर में। भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल जो है अंजीखेड़ पुल जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा जो नदी पुल है डॉक्टर भूपेन हजारिका या ढोला सादिया ब्रिज जो कहाँ है, असम में, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा कांच का पुल है वियतनाम में। भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक जो पुल है तमिलनाडु में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली रेडियो स्टेशन में। देश का सबसे बड़ा जो सड़क पुल है अटल सेतु है। उसके बाद भारत का सबसे लंबी सड़क टनल है चेनानी नशारी सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में 9 किलोमीटर। उसके बाद भारत की सबसे लंबी जो रेलवे टनल है पीर पंजाल रेल टनल है जम्मू कश्मीर में, जिसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। और उसके बाद है एक अटल टनल है रोहतांग सुरंग में हिमाचल प्रदेश में, जो जिसकी लंबाई क्या है, ये 9 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो उपभोक्ता बैंक 2025 बना है, मतलब वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 बना है, तो उसका जो राइट आंसर है वो एसबीआई बना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल फाइनेंस जो है ये एक अमेरिकन फाइनेंस मैगजीन है जिसका जो स्थापना है 1987 में हुई है और उसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। इस मैगजीन ने 2025 की रिपोर्ट में क्या बोला है? इसने बोला है 2 बैंक का इन्होंने जिक्र किया है। तो सबसे पहला बोला है डीबीएस बैंक है सिंगापुर, उसको तो बोला है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक है, मतलब वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक है, घोषित किया है उन्होंने। अगर हम इंडिया की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारत का सबसे बेस्ट जो है बैंक से सम्मानित किया गया है। अब एसबीआई को क्यों किया गया है? एसबीआई को इसलिए किया गया है क्योंकि यह सम्मान उसको डिजिटल बैंकिंग लीडरशिप के लिए और बड़े कस्टमर बेस और बेहतर कंज्यूमर फोकस और टेक्निकल जो उसकी कैपेबिलिटी के लिए उसको ये मिला है। अब क्वेश्चन क्या है? जो एसबीआई की जो स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 में हुई है, 1955 में। मुख्यालय जो है मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवासुलु शेट्टी। और जो उनकी टैगलाइन है वो है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। उसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एसबीआई से जुड़े हुए हैं। आपको ये याद रखना है श्रीनगर की जो डल झील में जो फ्लोटिंग एटीएम की शुरू करने वाला बैंक एसबीआई ही है। और एसबीआई ने तैरता हुआ एटीएम 2004 में केरल में लॉन्च किया था। उसके साथ साथ महिला जो उद्योगियों को बिना गारंटी लोन देने की जो योजना है उसका नाम है अस्मिता लोन योजना। भारत बैंक संघ जो है के नए अध्यक्ष भी कौन है? श्रीनिवासुलु शेट्टी। और आयात निर्यात सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एसबीआई ने ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई है? कोलकाता और हैदराबाद में की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जारी वाडमा 2025 में ओवरऑल रैंकिंग में भारतीय वायुसेना की जो वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो उनको जो रैंक मिला है वो 3rd मिला है। अभी वाडमा है क्या? आपको ये याद रखना है कि ये वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। इस रिपोर्ट की में देश की वायुसेना की ताकत, प्रभावशीलता और क्षमता के आधार पर उसकी रैंकिंग की जाती है। आपको ये याद रखना है 2025 की अगर हम रैंकिंग करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट की जो एयरफोर्स है उसको प्रथम स्थान मिला है। उसके बाद रशियन एयरफोर्स रशिया की जो है उसको द्वितीय स्थान मिला है। और हमने अब की बार चीन को पछाड़कर इंडियन एयरफोर्स इंडिया में अभी रिसेंटली हमें 3rd पोजीशन मिली है। और एक चीज़ आप यह भी याद रखोगे कि जो पाकिस्तान है उसको टॉप 10 से भी बाहर निकाल दिया गया है, ये आप याद रखोगे। यानी भारत ने चीन को पछाड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना में स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही भारत के जो तीसरे सबसे ज़्यादा वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? उसका जो राइट आंसर है वो रोहित शर्मा बने हैं। हुआ क्या है? रोहित शर्मा ने 11,249 रन बनाकर सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया है। अब वे भारत के लिए वनडे में तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो अगर वो तीसरे हैं तो सबसे आगे कौन है? तो सबसे पहले हैं सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 18,426 रन बनाए हैं। उसके बाद विराट कोहली हैं 14,181 रन। ये जो उन्होंने 11,249 रन बनाए हैं, यह उपलब्धि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में 73 रनों की जो पारी खेलकर हासिल की है। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन में पूछा गया है 2026 के इंटरनेशनल साइकिल रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो भारत है। 2026 में होगा और ये कहाँ पर होगा, तो ये याद रखना है, ये जनवरी 2026 में महाराष्ट्र के पुणे में की जाएगी। यह भारत में पहली बार आयोजित की जाएगी। इसमें कम से कम 10-50 देश जो हैं के खिलाड़ी भाग लेंगे। यह रेस इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन में रजिस्टर्ड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक त्यौहार मनाया गया है जिसका नाम क्या है, कुकर तिहार जो है, कुकर तिहार किस देश में मनाया जाता है। तो ये नेपाल में हाल में ही मनाया गया है और ये बेसिकली कुत्तों के लिए होता है। उसकी जो उनसे प्यार होता है, मतलब नेपाल में जो कुकर तिहार है वो मनाया जाता है, जिसमें कुत्तों को त्यौहार भी बोला जाता है। ये 5 दिवसीय हिंदू त्यौहार है जिसमें वो प्रेम, निष्ठा और सुरक्षा के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन कुत्तों को उनके काम के लिए सम्मानित किया जाता है। नेपाल में कुत्तों को यम का साथी भी माना जाता है। उसके साथ साथ वहाँ पर गई तिहार भी मनाया जाता है। यह तिहार जो है 5 दिवसीय तिहार का तीसरा दिन होता है, जब वो गाय को देवी लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुजरात में किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने जो राजमार्ग होटल की है खोज की गई है। तो उसका जो राइट आंसर है, कोटाड़ा बगडाली जो है वहाँ पर की गई है। हुआ क्या है रिसेंटली, कोटाड़ा भडाली जो है एक हड़प्पन साइट है जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हाल में ही यहाँ पर 4000 साल पुराना जो है कारावारसी हाईवे जो होटल खोजा गया है, यह अब तक भारत में डिस्कवर किया गया सबसे पुराना कारावारसी जो माना जा रहा है। इस साइट पर जो है एग्जीक्यूशन जो काम है 2010 से 2013 के बीच में किया गया था, बट इसकी जो उसको पब्लिश किया गया है वो 2025 में इसको पब्लिश किया गया है। उसके साथ आपको ये भी याद रखना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सरस्वती सिविलाइजेशन या सिंधु सिविलाइजेशन भी इसे बोला जाता है। टाइम पीरियड 2500 से 1750 BCE। यह एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है और इसका जो ओरिजिन हुआ है उत्तरी पश्चिमी भाग से उसका ओरिजिन हुआ है। यह सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक फैली है। इस सभ्यता का जो पहला नगर हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।